हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि धातु और अधातु किस तरह से जो वो आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो धातु और अधातु की अभिक्रिया किस तरह से होती है उसको समझने से पहले हमें उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ जो वो देखना होगा। हमने जो पीछे जो क्लासों में जो शायद पढ़ा भी हो, 9th क्लास में जो नहीं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि जो तत्व जो होते हैं या परमाणु जो होते हैं, उन परमाणुओं के अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन उनके जो वो बाहरी कोश में कितने जो वो है उसके आधार पर जो है उनकी संयोजकता जो वो निर्धारित होगी और उसी के आधार पर वो जो वो इलेक्ट्रॉन जो वो लेकर देकर या साझा बना करके जो अभिक्रिया करते हैं। तो देखते हैं हम जो वो धातु और अधातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है। तो जैसे कि हम एक उदाहरण जो वो समझते हैं, जैसे कि हमारे पास में अगर जो वो सोडियम जो है, सोडियम धातु जो है ना, सोडियम का परमाणु जो है उसकी बात करें तो सोडियम का परमाणु आपको जो पता होगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से जो रहेंगे। सोडियम के परमाणु में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले कोष में जो रहेंगे, उसके बाहर वाले में जो 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 2 10 हो गए। पीछे बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो उसके सबसे बाहरी कोष जिसको हम संयोजी कोष कहते हैं। तो उस संयोजी कोष में उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, m जो कोष है, ये k, ये फिर l फिर m। तो इस m कोष के अंदर उसका जो वो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो संयोजी कोष है, उस संयोजी कोष जो वो जब पूर्णतया जो वो भरा हुआ रहता है तो वो परमाणु जो है वो स्थायी जो वो होता है। तो यहाँ पर जो उसका बाहरी कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम जो है वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जैसे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो वो अपने में से -1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने जो वो त्याग दिया, तो इस कंडीशन के अंदर अब सोडियम का जो बाहरी कोष है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। m कोष पूरा खाली होकर के जो खत्म हो गया और अंदर जो बचे हैं वो बचे अब केवल 2 और फिर जो 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ जो इस तरह से जो हो जाएगा, यानी कि अब इसका बाहरी कोष जो भरा हुआ रहेगा, पूर्णतया जो भरा हुआ है। 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं सबसे बाहरी कोष में। यहाँ पर थे 2 8 फिर 1, जबकि यहाँ पर जो वो है 2 और 8। तो बाहरी कोष पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कि ये जो स्थायी जो हो जाएगा ये परमाणु जो है वो, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो वो त्याग दिया तब। अब यहाँ पर जो अगर हम थोड़ा सा जो इसको भी समझे कि सोडियम जो है इसके अंदर नाभिक जो होगा, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है, वो जो वो उसके जो परमाणु क्रमांक के उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। तो इसमें प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी अभी जो 11 है इसमें, यानी कि प्लस वाले पार्टिकल भी 11 है, माइनस वाले भी 11 है। तो ये दोनों आपस में कट होकर इस पर चार्ज जो है सोडियम पर आवेश जो है वो 0 जो वो रहेगा, नेट आवेश इस पर 0 रहेगा। लेकिन इस स्थिति में जब ये इलेक्ट्रॉन 1 त्याग रहा है तो उस स्थिति के अंदर अभी जो इसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन तो उतने के उतने ही जो वो है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स तो जो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने चूंकि 1 त्याग दिया, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा 10 ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि ये जो इसके आवेश जो थे उस आवेश में जो वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से अब उसके अंदर जो वो एक धनावेश जो वो एक्स्ट्रा है और यही धनावेश अब सोडियम जो है उस सोडियम के परमाणु पर ये धनावेश जो आ जाएगा ये, और ये इस तरह से सोडियम जो उदासीन परमाणु था वो सोडियम उदासीन परमाणु किसमें बदल जाएगा, ये सोडियम धनायन जो है वो बना लेगा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अगर कोई 2 त्यागता है तो 2 जो उस पर धनावेश आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सोडियम आयन के अंदर धनायन के अंदर बदलेगा, तो ये जो स्थायी बन गया। इसी तरह से ये धातु जो उसकी बात हो गई। अब अगर जो कोई अधातु की बात करें, जैसे हमारे पास में जो क्लोरीन है, अगर तो क्लोरीन परमाणु जो है उसका परमाणु क्रमांक है 17, यानी इसमें प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 10 हो गए और 7। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का जो है वो कुछ इस तरह से होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर वाले में, इसको मैं क्रॉस से जो बना लेता हूं, तो ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में, उसके बाहर वाले में 8 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन,
और तीसरा जो संयोजी कोष है सबसे बाहरी वाला कोष, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7, यानी कि इसका जो बाहरी कोष है वो पूर्णतः भरा हुआ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जो वो कम है। तो अगर जो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से जो गेन कर लेता है, कहीं से प्राप्त कर लेता है, तो ये जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसको मिलेगा वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बदल करके हो जाएगा 2 8 8। बाहरी कोष में जो इसके 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो अभी इसमें 3 4 5 6 7 और 8, और सबसे बाहरी कोष जो है उसमें 2 3 4 5 6 7 और 8 में इसको डॉट से बना लेता हूं, ये किसी से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो जो हो गया। तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8। अगर हम जो इस पर आवेश की बात करें तो अभी इसमें प्रोटॉन जो है वो है 17, फिर इलेक्ट्रॉन वो भी 17, यानी कि आवेश इस पर क्लोरीन पर 0 हो जाएगा। क्लोरीन पर आवेश, कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। लेकिन इस स्थिति के अंदर जो अगर अपन बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन तो वही 17 रहेंगे, प्लस तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिन पर ऋण आवेश है वो हो गए 18। तो इसलिए जो वो एक ऋण आवेश जो इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि एक माइनस जो है वो आवेश एक्स्ट्रा जो वो है इस पर, और ये माइनस आवेश क्लोरीन पर जो आ जाएगा, जिससे क्लोरीन जो है वो बन जाएगा क्लोराइड -1। तो इस तरह से ये क्लोरीन जो उदासीन है वो जो है वो बदल जाएगा क्लोराइड आयन के अंदर जो है वो, है ना, ऋण आयन के अंदर जो वो बदल जाएगा वो। तो इस तरह से अब ये धातु और अधातु, मान लीजिए जो वो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है क्योंकि उसको जो वो स्थायी बनना है, क्लोरीन जो कि लेना चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन और लेकर के स्थायी बनने की कोशिश करेगा, अपना स्थायित्व प्राप्त करेगा 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इस दौरान जो है ये सोडियम जिसके पास बाहरी कोष के अंदर एक जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो जब उसके पास होगा तब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को जो वो ये दे देगा, और इस तरह से क्लोरीन उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेकर के और ऋणावेश जो वो बना लेगा, और उसके 8 इलेक्ट्रॉन जो वो पूरे हो जाएंगे, 2 4 6 और 8। और सोडियम इसकी वजह से जो वो धनावेशित हो जाएगा और क्लोरीन जो वो ऋणावेशित हो जाएगा। दोनों पर विपरीत आवेश आने की वजह से धातु जो है वो उस पर धनायन और अधातु पर ऋणावेश। तो इस तरह से धनावेश और ऋणावेश विपरीत आवेश होने की वजह से विपरीत आवेश में जो वो प्रबल आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ में जो वो जुड़ जाएंगे और इस तरह से जो वो एक यौगिक जो वो बना देंगे। और ये यौगिक जो वो जिन पर जो वो आवेश है आयन के बनने की वजह से हो रही है जो वो है ना, इन पर ये आयन बन गए धनायन और ऋणायन। तो इन जो वो दोनों जो वो आयनों के जुड़ने से ये बना यौगिक कहलाएगा आयनिक यौगिक, ये कहलाएगा आयनिक यौगिक। तो इस तरह से जो ये आयनिक यौगिक या इसको ही जो हम विद्युत संयोजी यौगिक भी जो वो कहते हैं। तो इस तरह से जो वो आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक बनेंगे जब भी जो वो कोई धातु और अधातु जो वो इस तरह से आपस में आकर के जुड़ेंगे, तब जो वो धातु इलेक्ट्रॉन देगा, अधातु जो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन लेने और देने से इनके बीच में एक बंध बन जाएगा, जिसको हम जो वो नाम दे देंगे आयनिक बंध। और ये आयनिक बंध जो है इन आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल है, इसकी वजह से ये दोनों जुड़ेंगे और जो वो ये यौगिक बना देंगे। एक और उदाहरण से समझते, जैसे हम कोई सा भी जो है वो, जैसे कि अगर हम जो वो बात करें मैग्नीशियम धातु की, तो मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु क्रमांक है 12, है ना, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा 2 8 2, 2 8 10, और सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से बाहरी कोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम जो वो त्याग देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते ये जो वो बदल जाएगा मैग्नीशियम +2 में मैग्नीशियम धनायन बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह जाएंगे 2 और 8। ये बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसलिए इस पर 2 जो वो धनावेश आ जाएंगे। अब
अगर इसके पास में कोई सा भी जो वो ऋण आवेश या कोई सा भी ऐसा अधातु जो वो बैठा है जिसको जो वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वो ये दो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन जो है माइनस जो दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को वो जो वो ले लेगा। जैसे कि हम अगर दो क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन परमाणु जो अभी देखा था हमने, वो क्लोरीन परमाणु जो अगर है यहाँ पर, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये मैग्नीशियम, इस पर ये दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो, तो जब ये जो क्लोरीन परमाणु के साथ में जुड़ेंगे तो क्लोरीन के दोनों परमाणु जो है इन पर एक एक इलेक्ट्रॉन की जो वो कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन तो इनके खुद के ही, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये मैग्नीशियम जो वो त्यागेगा, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन परमाणु ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन परमाणु ले लेगा, जिसकी वजह से इस मैग्नीशियम जो है उस मैग्नीशियम पर आ जाएगा +2 चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने से। ये जो क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन पर एक एक जो वो ऋण आवेश आ जाएगा और एक एक ऋण आवेश आने से ये इस तरह से जो वो हो गया है ना, ऋणायन बन गए, और इस तरह से धनायन और ये दोनों ऋणायन जो है इनके बीच में एक जो वो आयनिक बल लगने से ये जो बदल जाएगा MgCl2 के अंदर, है ना। दो क्लोरीन परमाणु जो वो इन पर -1 जो वो चार्ज आ गया और इस पर +2 चार्ज, और इस तरह से ये दोनों जो वो धनायन और ऋणायन आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, एक जो वो आयनिक यौगिक बना लेंगे। तो इस तरह से हमेशा ही जो वो धातु और अधातु जब भी जो वो अभिक्रिया करेंगे तब जो वो क्या बनाएंगे, एक आयनिक यौगिक बनाएंगे, जिसको हम जो वो विद्युत संयोजी यौगिक भी जो वो कहते हैं। अब जो वो आगे हम देखते हैं, ये जो आयनिक यौगिक जो इस तरह से बन रहे हैं धातु और अधातु के आपस में क्रिया करने से, इन आयनिक यौगिकों की जो प्रॉपर्टीज क्या है, इनके गुण जो वो क्या क्या होते हैं उसको जो वो देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण में जो हम सबसे पहला जो गुण जो है वो देखते हैं उसकी भौतिक अवस्था के बारे में। भौतिक अवस्था, तो आयनिक यौगिक जितने भी होंगे उन सब की भौतिक अवस्था जो है वो ठोस जो वो मिलेगी। भौतिक अवस्था में वो सारे के सारे जो वो ठोस अवस्था में जो वो पाए जाएंगे, और कुछ हद तक जो वो कठोर भी जो वो होंगे। वो कई सारे आयनिक यौगिक जो वो, अधिकांश जो आयनिक यौगिक जो वो क्रिस्टलीय जो अवस्था के अंदर भी जो वो मिलेंगे। अब इनकी कठोर जो होने का कारण है, ठोस होने का जो कारण है इनका जो है वो, क्योंकि हमने जो अभी बात की थी कि आयनिक यौगिक जो है उनके अंदर जो है वो आयंस जो है वो जो वो रहते हैं, है ना। तो इन आयनों के बीच में जो प्रबल आकर्षण जो बल होता है ना, और इस प्रबल आकर्षण बल के कारण वो बहुत ही मजबूती से जो बंधे हुए रहते हैं, और उसी की वजह से जो वो ये ठोस और कठोर जो वो मिलेंगे। तो ये प्रबल आकर्षण बल जो आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण इनकी भौतिक अवस्था ठोस होगी। आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण ये ठोस है और कठोर है। साथ ही साथ में जो वो कई जो ये जो क्रिस्टली, हम जो इसके लिए उदाहरण के रूप में नमक जो वो ले सकते हैं। नमक जो हमारे घर पे है वो तो पीसा हुआ है, लेकिन वही नमक जो साबुत नमक जो आता है उसको जो वो देखें हम, तो वो जो वो क्रिस्टल के रूप में होगा, ठोस होगा, साथ ही साथ में जो वो कठोर भी जो वो होता है। फिर दूसरा जो वो गुण इस भौतिक अवस्था के बाद में जो वो, जब इसका जो वो देखते हैं तो गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। गलनांक व क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक जो है उनके गलनांक और क्वथनांक जो है बहुत ज्यादा उच्च होते हैं। इनके गलनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, उसको हम गलनांक बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में बदलता है, उसको जो बोलते हैं क्वथनांक। तो ये जो अत्यधिक जो वो होते हैं इनके जो गलनांक और क्वथनांक, और अत्यधिक होने का कारण है कि जो वो ये इन जो वो आयनों से जो बने हुए और उन आयनों के बीच में जो प्रबल आकर्षण बल है,
और जब इस आकर्षण बल को तोड़ेंगे, उनके बीच के ये बंध जो है वो बंध जब टूटेंगे तभी तो ये जो द्रव अवस्था में आएंगे। तो इन आयनों के मध्य जो वो बंधों को प्रबल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए इनको बहुत जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए बहुत अधिक गर्म करने पर जो ये पिघलेंगे या फिर उबलेंगे, तो इसलिए गलनांक और क्वथनांक इनके जो अत्यधिक होते हैं। तो इसका कारण है आयनों के मध्य अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। नेक्स्ट तीसरा विलयता। अगर हम जो वो आयनिक यौगिकों की जो वो विलयता के बारे में जो बात करें, तो इनको जो वो लेकर के जैसे नमक लिया हमने, और नमक को जो हम जल में घोलते रोजाना ही जो वो घोलते, तो ये जल में तो आसानी से जो वो विलय है, जल में विलय होते हैं। लेकिन अगर जो वो हम नमक को लेकर के केरोसिन में घोलने की कोशिश करें या पेट्रोल में जो वो डालें और उसको घोले, तो वहां पर जो वो नहीं घुलेंगे। तो जल में विलय है, परंतु जल जैसा जो ध्रुवीय विलायक होंगे उनमें विलय होंगे, परंतु पेट्रोल व केरोसिन में अविलय रहेंगे। नेक्स्ट विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक जो है अगर ठोस अवस्था में है, हम नमक ले लेंगे, सूखा नमक जो ठोस है, उसमें अगर जो करंट जो हम प्रवाहित करें तो नहीं होता है ना। तो ठोस अवस्था में ये आयनिक यौगिक जो है विद्युत का चालन नहीं करेंगे। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। परंतु विलय अवस्था या विलय होने पर या पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम जो इन्हें विलय करेंगे, जैसे हमने नमक को जल में विलय किया, तो विलय करते ही जो ये सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आयन के रूप में है। अभी तो बंधे हुए ठोस अवस्था में जब होंगे तब ये, लेकिन जल में जो विलय करने पर जो वो ये क्या करेंगे, ये दोनों जो अलग अलग हो जाएंगे। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो दोनों आयन जो अलग हो जाएंगे, और अलग होने की वजह से अब ये आयन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत को जो वो प्रवाहित करेंगे, विद्युत का चालन जो करेंगे। लेकिन ठोस अवस्था में जो ये आपस में बंधे हुए जो है, और इसकी वजह से जो विद्युत धारा को ये जो एक जगह से दूसरी जगह जो नहीं ले जा पाएंगे। तो ये विलय अवस्था या पिघली हुई अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन जो नहीं करेंगे। तो ये थे आयनिक यौगिकों के जो गुण। अब आगे जो देखते हैं हम पढ़ेंगे धातु की प्राप्ति किस तरह से जो की जाती है। तो देखिए जो धातु जो है उनकी मुख्य स्रोत जो है धातु प्राप्त करने का, वो होती है भूप्रपटी। भूमि की सतह से जो इनको जो खोदकर जो निकाला जाता है अधिकांश धातु को। लेकिन कुछ जो धातु है वो समुद्री जल में भी जो वो विलय अवस्था में जो पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के रूप में सोडियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में मैग्नीशियम। तो ये धातु जो वो हमें समुद्री जल में भी जो विलय रूप में जो मिल सकते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ टर्म्स हैं जो हमारे परीक्षा में जो पूछी जाती है, एक एक नंबर जो है वो के प्रश्न के रूप में, जैसे कि खनिज किसे कहा जाता है या अयस्क जो किसे कहते हैं। इसी तरह से गैंग जो क्या होता है, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे जाएंगे। तो इनको देखते हैं कि खनिज क्या होता है। तो खनिज वे तत्व है
या वे यौगिक है जो भूप्रपटी के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, भूप्रपटी में मिलने वाले प्राकृतिक रूप से मिलने वाले जो पदार्थ है, यौगिक है या तत्व है, तो इन्हें जमीन से खोद कर जो वो निकाला जाता है, इन्हें खनिज जो नाम दिया जाता है। फिर अयस्क, अयस्क जो क्या होता है, तो कुछ स्थानों पर ये जो खनिज है जो जमीन में पाए जा रहे हैं, भूप्रपटी में पाए जा रहे हैं, इन खनिजों के अंदर कुछ विशेष धातु जो है वो अधिक मात्रा में जो वो पाई जाती है, और उस धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण यानी व्यापारिक रूप से उस धातु को जो है उस खनिज में से निकालना लाभदायक होता है। तो इन खनिजों को ही जो है वो नाम दे दिया जाता है अयस्क, है। तो इस तरह से जितने भी अयस्क होंगे वो सारे के सारे जो वो खनिज ही है एक तरह से जो वो, है, क्योंकि उसके अंदर जो कोई धातु विशेष अधिक मात्रा में, तो हम उसी खनिज को अयस्क का नाम दे रहे। तो वो सारे के सारे अयस्क जो होंगे वो खनिज होंगे, लेकिन सभी खनिज जो होंगे वो अयस्क नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे खनिज ऐसे भी होंगे जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम मात्रा में होगी और उनको व्यावसायिक रूप से निकालना जो है वो फायदेमंद नहीं होगा, तो उनको जो हम जो वो नहीं निकालते, तो वो उनको फिर हम अयस्क नाम नहीं देंगे, लेकिन वो खनिज तो है। तो इस तरह से जो वो खनिज जो है पर अयस्क जो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी अयस्क है वो सारे खनिज जरूर होंगे। अब धातुओं का निष्कर्षण जो है वो उनकी क्रियाशीलता, हमने जो है धातुओं की क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी में देखी है कि धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होगी। तो धातुओं को उनको निष्कर्षण जो है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो है वो अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। इससे पहले जो वो धातुओं का निष्कर्षण करने में सबसे पहले हमको जो वो करना होता है अयस्क का जो वो सांद्रण, जो अयस्क जिससे हम कोई जो वो धातु प्राप्त करेंगे तो उसको जो वो सांद्रण किया जाता है। तो उसको सांद्रण जो करना क्या होता है, तो उससे पहले जो वो देखे जो वो जब जमीन में से ये अयस्क जो वो निकाला जा रहा है खोद करके, तो उसके साथ में कई सारी जो अशुद्धियां भी जो वो लगी हुई रहती है, जिसमें मिट्टी होगी, कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, है ना, रेत होंगी, ये सारी जो वो अशुद्धियां पाई जाती है और इन अशुद्धियों को जो वो गैंग जो वो कहा जाता है। तो परीक्षा में कई बार ये प्रश्न जो पूछा जाता है गैंग जो वो किसे कहते हैं, तो कई सारे बच्चे जो वो कई उटपटांग जो जवाब दे देते हैं। तो हमें याद रखना है गैंग जो है वो ये अशुद्धियां है जो इन अयस्क के साथ में जो पाई जा रही है। तो इन्हीं अयस्क में पाई जाने वाली गैंग जो है उसको जो वो अयस्क से अगर हम जो हटा दें तो उस अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां कम हो गई, धातु की परसेंटेज बढ़ जाएगा, धातु की मात्रा जो बढ़ जाएगा। तो इस अयस्क में से गैंग को हटाने की प्रक्रिया जो होगी उसको जो नाम दिया जाएगा अयस्क का सांद्रण, और इससे धातु का प्रतिशत जो है उस अयस्क में जो बढ़ जाएगा। अब ये सांद्रण की प्रक्रिया जो है ये भी अलग अलग तरीकों से किया जाएगा, जो कि निर्भर करेगा कि हमारे अयस्क और जो अशुद्धियां है उनकी भौतिक प्रकृति कैसी है, उनके रासायनिक गुण कैसे हैं। तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर ही जो है वो सांद्रण की प्रक्रिया अलग अलग जो वो धातु के लिए या अलग अलग अयस्क के लिए अलग अलग तरीके से जो वो की जाएगी, जिसमें जो किसी में जो चुंबक के द्वारा जो उनको जो अशुद्धियों और धातु को जो या अयस्क को जो अलग किया जाएगा, किसी में झाल प्लवन विधि जो काम में ली जाएगी। तो ये अलग अलग जो की जाएगी। अब अयस्क जो है ये जो चित्र जो दिया हुआ है, रेखा चित्र यहाँ पर, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इससे भी जो हमें याद रखना है। अभी आपको जो अयस्क जो है उनका सांद्रण जो है, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण किया जाएगा। अयस्क सांद्रण के बाद में उस अयस्क से धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। वो अलग अलग धातु जो है उनकी क्रियाशीलता पर जो वो निर्भर करेगा। अधिक क्रियाशील जो धातु है जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ जो आती है, जो ज्यादा क्रियाशील है, तो दिखती बात है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कभी भी जो नहीं पाई जाएगी। तो इन धातुओं को पृथक करने के लिए, निष्कर्षण करने के लिए उनका जो विद्युत अपघटन किया जाएगा। उन धातुओं को पहले गलित अवस्था में ला करके उनका विद्युत अपघटन करेंगे और फिर जो उससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। मध्यम क्रियाशील जो धातु है जो सक्रियता श्रेणी में बीच में आएगी, वो भी जो है वो धातु जो है कभी भी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलेगी। वो धातु के अलग अलग जो है वो यौगिकों के रूप में, चाहे कार्बोनेट यौगिक, चाहे सल्फाइड है, चाहे ऑक्साइड, तो इन रूप में जो वो मिलेगी वो। तो ये मध्यम क्रियाशील धातु जो है वो उनको अलग अलग तरीकों से जो है वो प्राप्त किया जाएगा। अगर वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो उसका निस्तापन किया जाएगा। अगर वो सल्फाइड अयस्क के रूप में जो पाई जा रही है तो उसको जो भर्जन विधि द्वारा जो किया जाएगा। तो इन्हीं दोनों तरीकों से जो वो ये जो अयस्क है वो अयस्क जो वो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएंगे और इन ऑक्साइड से फिर जो वो अपचयन विधि के द्वारा जो धातु को प्राप्त किया जाएगा और उसके बाद में उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ जो धातु है, जो कम क्रियाशील धातु है,
वो जो है वो प्राप्त करने के लिए उनकी जो सल्फाइड अयस्क है तो उनका भर्जन करके धातु प्राप्त करेंगे, फिर उसका शुद्धिकरण जो वो किया जाएगा। तो ये पूछा जाता है, तो याद रखना है हमें। तो जैसे ऊपर जो सक्रियता श्रेणी में आ रही है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर, इन्हें विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, जैसा कि अभी बताया था, उससे होगा। बीच में आने वाली जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनको कार्बन के अपचयन द्वारा प्राप्त करेंगे। और जो सबसे नीचे है सक्रियता श्रेणी में, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, तो ये तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाई जाएगी, यौगिक के रूप में जो वो नहीं होगी। अब हम देखते हैं अलग अलग जो है वो धातु जो है ज्यादा क्रियाशील, उनको कैसे प्राप्त करेंगे, उनको अलग से डिटेल से देखते हैं। तो धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी जो है उसके आधार पर जो है वो सक्रियता श्रेणी में उनका स्थान कहां पर है, उसके आधार पर उनको जो निष्कर्षित किया जाएगा। जैसे हम सबसे पहले देखते सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे यानी कि सबसे कम क्रियाशील जो धातु है उसको निष्कर्षण जो वो कैसे किया जाएगा। तो उनका निष्कर्षण जो बहुत ही जो वो आसान रहेगा, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील जो वो धातु होने के कारण इनके जो ऑक्साइड होंगे, उन ऑक्साइड को सामान्यतः जो अपचयन किया जाएगा और जिससे ये जो धातु हमें जो प्राप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए जो हम अगर बात करें कि हमारे पास में जैसे एक धातु है, उसका अयस्क है मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS जो है, इसको जो साधारण नाम इसका सीनेबार है, सीनाबार या सीनेबार कह सकते हैं हम। तो ये सीनाबार जो है हमको याद रखना, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरकरी के अयस्क का नाम लिखिए। तो सीनाबार जो कि मरकरी का अयस्क है, ये एक्चुअल में जो वो मरकरी का सल्फाइड जो वो अयस्क है, सल्फर के रूप में, सल्फाइड के रूप में जो पाया जाएगा। तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है, इसको जब वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन जो है उसकी उपस्थिति में जब गर्म कर रहे हैं, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, सल्फर जो है वो हट जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सल्फाइड अयस्क बदल जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर, ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकल जाएगी। अब इस मर्क्यूरिक सल्फाइड जो बना है, इस मर्क्यूरिक सल्फाइड को सीधा जो हम गर्म करेंगे और गर्म करने पर जो वो जुड़ी हुई ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगी और जो मरकरी यानी कि पारा जो धातु है वो द्रव रूप में जो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से साधारण जो वो इनके जो ऑक्साइड है, इन ऑक्साइडों को गर्म करने से, अपचयन करने से जो वो हमें धातु प्राप्त होगी। इसी तरह से एक और उदाहरण जो है वो जैसे कि क्यूप्रस सल्फाइड, कॉपर जो है, तांबा जो है, उसका जो वो एक अयस्क है क्यूप्रस सल्फाइड जो कि सल्फाइड अयस्क के रूप में तांबा जो है। तो इस क्यूप्रस सल्फाइड जो है, इसको भी जो हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये सल्फाइड अयस्क बदल जाएगा पहले ऑक्साइड के अंदर, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर जो बदल गया ये। अब और साथ में जो सल्फर डाइऑक्साइड को गैस के रूप में जो बाहर निकल जाएगी। अब इस क्यूप्रस ऑक्साइड को लेकर के ये जो प्रोडक्ट बने हैं, ये जो वो इनको फिर से जो आगे जो गर्म किया जाएगा। तो इनको जो गर्म करने पर जो है वो ये सल्फर यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो बाहर जो निकल जाएगा, यहाँ से सल्फर और यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएंगे। पीछे बचे हुए जो वो 4 कॉपर और 2 ये 6 कॉपर जो है, 6 तांबे के अणु जो वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से तांबा जो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल से जो वो ऑक्साइड जो है, उन ऑक्साइडों का अपचयन यानी उनसे ऑक्सीजन हटा करके और धातु जो वो प्राप्त की जाएगी। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु है उनको इस तरह से प्राप्त किया जाएगा, निष्कर्षण किया जाएगा। अब हम जो बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली जो धातु है उनकी क्रियाशीलता भी जो मध्यम जो होगी, जैसे कि आयरन, लेड, जिंक, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब जो है, इन सबको जो है ये मध्य में आ रही है। तो ये जो मुख्यतः जो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में जो हमें प्राप्त होगी जो प्रकृति से। और इन कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क की तुलना में इन्हें ऑक्साइड अयस्कों से जो प्राप्त करना ज्यादा आसान जो है। तो इसलिए इन कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों को पहले जो किसमें बदला जाएगा, ऑक्साइड अयस्क में जो बदल दिया जाएगा, ताकि इनका निष्कर्षण जो है वो आसानी से हो जाए। अब इनको जो वो ऑक्साइड या उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए हम देखेंगे कि अगर वो सल्फाइड अयस्क है तो सल्फाइड अयस्क जो है उसको वायु या ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के अंदर, अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है वो बिल्कुल गर्म किया जाएगा और गर्म करने पर ये सल्फाइड अयस्क जो है वो बदल जाएगा ऑक्साइड के अंदर। तो जिंक सल्फाइड
ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में हम उसको गर्म कर रहे हैं, जिससे जो है वो यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में गैस निकल जाएगी। पीछे जो है वो जिंक और ऑक्सीजन जुड़ करके जिंक ऑक्साइड जो है ये सल्फाइड गैस बदल जाएगा ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड के अंदर। तो ये प्रक्रिया कहना है कि भर्जन। क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि भर्जन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण लेंगे। इसी तरह से निस्तापन, निस्तापन में जो यही प्रक्रिया कार्बोनेट अयस्क के साथ में की जाएगी। भर्जन हमेशा सल्फाइड अयस्कों का होगा और निस्तापन जो हमेशा कार्बोनेट अयस्क का जो किया जाएगा। तो निस्तापन के अंदर वायु की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या एक सीमित मात्रा के अंदर जो है वायु की जो वो कार्बोनेट अयस्क जो होंगे उनको जो वो गर्म किया जाएगा, जिससे वे धातु के ऑक्साइड में बदल जाएंगे और ये प्रक्रिया कहलाएगी निस्तापन। तो जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, तो जब इस जिंक कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो इसमें से CO3 में से CO2 जो है निकल जाएगा, पीछे बचेगा एक ऑक्सीजन और जिंक, तो ZnO जिंक ऑक्साइड में ये बदल गया। तो ये कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में इस तरह से जो बदल जाएगा और ये प्रक्रिया जो है वायु की अनुपस्थिति में होगी, तो इसको जो कहेंगे हम निस्तापन होगी। तो इस प्रकार ये जो चाहे भर्जन से या फिर निस्तापन से हमें जो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हुए हैं, इन ऑक्साइड अयस्कों का आगे किया जाएगा अपचयन। अब ये अपचयन अलग-अलग तरीके से हो सकता है, अलग-अलग जो पदार्थों के द्वारा किया जा सकता है, अपचायकों के द्वारा, जैसे कि कार्बन के द्वारा। तो इस जिंक ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है, इस ऑक्साइड को हम कार्बन की उपस्थिति में लेकर के गर्म करेंगे, जिससे ये कार्बन और ऑक्सीजन जो जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और जिंक जो है वो धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से जो वो इन ऑक्साइडों के अपचयन से ये धातु जो वो हमें प्राप्त हो गई। इसके अलावा भी जो वो हम दूसरी जो वो विस्थापन विधि जो है, विस्थापन अभिक्रिया जो है, उसका उपयोग करके भी जो वो हम इस ऑक्साइड जो है धातु का ऑक्साइड, उससे धातु प्राप्त की जा सकती है। हमने जो पढ़ा है कि जो अधिक क्रियाशील धातु जो है वो अगर जो वो कम क्रियाशील यौगिक के साथ में क्रिया करेंगे तो अधिक क्रियाशील धातु उसको विस्थापित जो वो कर देगा, तो इसी का उपयोग किया जाएगा। तो अधिक क्रियाशील धातु जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका उपयोग विस्थापन विधि के अंदर किया जाएगा और अपचयन के अंदर जो है वो करके ये धातु प्राप्त की जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, इसको जब जो वो एल्यूमिनियम जो है वो के साथ क्रिया करवाई जाएगी तो एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है बजाएगी मैग्नीज की, तो ये एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु होने की वजह से मैग्नीज को कर देगा विस्थापित यहां से, ठीक है, और मैग्नीज हो जाएगा अलग, एल्यूमिनियम आ जाएगा और जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ में। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। साथ ही साथ में मैग्नीज जो अलग हुआ है वो हमें धातु के रूप में जो द्रव के रूप में प्राप्त होगा। ये प्रक्रिया चूंकि जो बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, तो इसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी और अत्यधिक ऊष्मा निकलने की वजह से ये जो धातु मिलेगी वो धातु जो वो गलित अवस्था में जो वो लिक्विड अवस्था में मिलेगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया के द्वारा जो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त जो धातु होगी वो गलित अवस्था में है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊष्मा जो वो उत्पन्न हो रही है इस विधि के अंदर। ऐसी विस्थापन एक अभिक्रिया का एक और उदाहरण जो है, अगर हम जो फेरिक ऑक्साइड जो है उस फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाएं तो हम जो है वो देखेंगे कि ये एल्यूमिनियम जो है वो जो कि अधिक क्रियाशील धातु है आयरन की तुलना में, लोहे की तुलना में, तो ये एल्यूमिनियम जो है उसको विस्थापित कर देगा आयरन को, और एल्यूमिनियम यहाँ आकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बना देगा और ये आयरन जो है वो अलग हो जाएगा। ये आयरन भी जो है वो जो अलग हुआ है वो हमें लिक्विड अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था के अंदर जो प्राप्त होगा, क्योंकि जो यहाँ पर भी जो ये ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में जो बाहर निकल रही है और उस ऊष्मा की वजह से ये जो निकला हुआ आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होगा। और इस गलित अवस्था के अंदर जो प्राप्त आयरन जो है, लोहा जो है, इसका उपयोग जो है वो रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, मशीनों की दरारों को भरने में किया जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं को जो वो थर्मिट अभिक्रिया जो वो नाम दिया जाता है। तो ये उपरोक्त विस्थापन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त जो लोहा है, आयरन जो है, गलित अवस्था में हमें प्राप्त हो रहा है और इसका उपयोग रेल की पटरी को जोड़ने और दरारों को भरने में, मशीनों की दरारों को भरने में किया जा रहा है। ये अभिक्रिया कहलाएगी थर्मिक अभिक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है थर्मिक अभिक्रिया। अब हम जो देखते हैं सक्रियता श्रेणी में ऊपर जो सबसे पाई जाने वाली धातु है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो ये सक्रियता श्रेणी में हम जो जानते हैं कि जो अत्यधिक जो क्रियाशील धातु होती है ऊपर पाई जाने वाली धातु है,
और ये जो इतनी ज्यादा क्रियाशील धातु है कि इनको जो अपचयन करना जो मुश्किल होता है कार्बन द्वारा, क्योंकि कार्बन जो जब अपचयन करेगा यानी ऑक्सीजन को जब वो लेगा तो ये धातुएं जो कार्बन से भी ज्यादा क्रियाशील है, तो ऑक्सीजन के साथ में इनकी बंधुता जो अधिक होती है, ऑक्सीजन के साथ में इनकी दोस्ती जो अधिक ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कार्बन उस ऑक्सीजन को नहीं हटा पाएगा इनसे, यानी कि जो है वो ये कार्बन के द्वारा अपचयन इनका जो वो नहीं जो हो सकता। तो इसलिए इनको जो है वो प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी जो अपचयन विधि द्वारा जो वो इनको प्राप्त किया जाएगा। विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त करते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो धातु है इनको जो इनके क्लोराइड के जो विलयन होंगे उस विलयन के विद्युत अपघटन के द्वारा जो प्राप्त किया जाएगा। इसमें धातु का जो निक्षेपण जो होगा, उस धातु का जो जमाव जो होगा वो होगा कैथोड पर, जबकि एनोड पर जो क्लोरीन गैस जो मुक्त हो जाएगी। जैसे कुछ ऐसे जो हम धातु का जो ये क्लोराइड का विलयन जो ले लेंगे, जैसे कि हमको सोडियम क्लोराइड जो ले लिया, नमक का पानी जो है वो सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लिया, इसमें जो दो इलेक्ट्रोड जो डाल दिए जाएंगे और इन इलेक्ट्रोडों के अंदर जब जो विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाएगी, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये सोडियम जो धातु है वो सोडियम धातु जो वो चली जाएगी अपने कैथोड पर और यहाँ आकर के जो वो हमें जमा जो मिलेगी, और क्लोरीन गैस जो होगी वो क्लोरीन गैस जो मुक्त हो जाएगी एनोड पर। तो इस तरह से एनोड पर क्लोरीन गैस जो मुक्त होगी और कैथोड पर जो वो धातु का जो निक्षेपण हो जाएगा, जिससे जो वो प्राप्त कर लिया जाएगा। तो कैथोड पर ये अभिक्रिया चलेगी, कैथोड पर जो है सोडियम आयन जाकर के इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करके सोडियम धातु के अंदर बदल जाएगा, और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन जो वो मुक्त करेगा और क्लोरीन गैस में जो बदल जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो वो चलेगी। तो इस तरह से ये तीनों धातु जो है उनको जो वो प्राप्त कर लिया। अब ये जो प्राप्त धातु है इस प्रकार अलग अलग विधियों के द्वारा, अपचयन विधि के द्वारा जो प्राप्त की गई धातु है, ये 100% जो प्योर नहीं होती, शुद्ध जो नहीं होती है, तो आगे इनका जो परिष्करण जो किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है या परिष्करण जो किया जाता है इन धातुओं का। तो इन धातुओं के परिष्करण के लिए जो प्रयुक्त एक सामान्य विधि है, और वो सामान्य विधि जो है वो उसका नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। इसके द्वारा अधिकांश धातुओं का जो परिष्करण किया जाएगा, जिसमें कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का जो परिष्करण इसी विधि के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, इस विधि के अंदर क्या किया जाएगा, इस विधि में भी जो हम अशुद्ध जो धातु जो हमें प्राप्त हुई है इन विधियों के द्वारा, उस अशुद्ध धातु को हम लेकर के एनोड की जगह पर जो है उसको रख दिया जाएगा, एनोड की जगह उसको लगाया जाएगा अशुद्ध धातु को जो है, और कैथोड के स्थान पर हम जो वो शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी जो वो ले लेंगे, जो कि शुद्ध धातु की बनी हुई होगी, और वो कैथोड के जो स्थान पर लगाई जाएगी। जैसे जो हम इसके अंदर, अच्छा, इसके बीच में जो वो एक विद्युत अपघट्य जो वो लिया जाएगा, जो उसी धातु के जो लवण का विलयन होगा, जिसको हम जो शुद्ध कर रहे हैं। अब जैसे ही जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम, वैसे ही जो वो इस धातु जो अशुद्ध धातु यानी एनोड जो लिया है, उस एनोड में से जो है वो धातु टूट करके और आ जाएगी इसके अंदर, धातु के आयन जो है वो धातु जो वो टूट करके गलित होकर के वो आ जाएगी इस विलयन के अंदर जो है वो, ठीक उतने ही धातु जो इस विलयन में से निकल करके जाकर के जो वो चिपक जाएगी और कैथोड पर। तो इस तरह से कैथोड पर जो वो शुद्ध धातु जाकर के निक्षेपित होती रहेगी, और इस अशुद्ध जो धातु का एनोड है उसमें से टूट करके जो वो ये धातु जो वो आती रहेगी इस विलयन में। तो इस तरह से विलयन में धातु जो है वो उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन इसमें से टूट कर आ रही, और इस जो वो अपने कैथोड पर जो शुद्ध धातु का निक्षेपण होता रहेगा। तो इसके टूटने से इस अशुद्ध धातु में जो भी अशुद्धियां थी, अगर वो विलय है तो इस विलयन में जो विलय हो जाएगी, घुली हुई रहेगी, और जो विलय जो नहीं है विलय जो अशुद्धियां, वो अशुद्धियां जो वो एनोड के नीचे जो वो गिरकर इकट्ठा होती रहेगी, और इन अशुद्धियों को जो वो नाम दिया जाएगा एनोड पंख। तो इस तरह से शुद्ध धातु जो वो हमें कैथोड पर जो वो प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो वो इसके परिष्करण की विधि, इसको नाम दिया जाता है विद्युत परिष्करण, विद्युत अपघटनी जो परिष्करण विधि। तो ये सारा जो हो गया धातुओं के बारे में। तो आगे जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो वो कोरोजन के बारे में, संचारण के बारे में। संचारण देखिए, वो कुछ धातुएं जो होती है वो उनकी सतह जब वायुमंडल के अंदर उपस्थित कई सारी गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड,
इनसे या फिर नमी के साथ या कुछ अन्य जो रासायनिक पदार्थ है उनके साथ में जब क्रिया करती है तो उन धातुओं के गुणों के अंदर एक कमी जो वो आ जाएगी, धातु के गुण जो वो खराब हो जाएंगे और इस प्रक्रिया को जो वो नाम दिया जाता है संचारण। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि चांदी के जब हम जो वो कुछ गहने जो वो लाते तो स्टार्ट में बहुत चमकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो काले पड़ जाते और इसका कारण है उसका संचारण होना। तो चांदी जो वायु के अंदर उपस्थित सल्फर के जो यौगिक है, गंधक के जो यौगिक होंगे उसके साथ में क्रिया करने पर वो जो वो एक सिल्वर सल्फाइड जो यौगिक बना लेगी, जो कि काले रंग की जो परत के रूप में जो उस चांदी पर जो बन जाएगा। इसी तरह से कॉपर या तांबा जो भूरे रंग का है, तो इसको जब जो हम नमी युक्त जो वायु में रखते हैं तो नमी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में वो जो इससे क्रिया करके हरे रंग की जो कॉपर कार्बोनेट की जो परत इस पर जो बन जाएगी। तो ये जो संचारण का उदाहरण है। इसी तरह से लोहे को जो नमी युक्त जब वायु में रखते हैं तो कुछ दिनों बाद इस पर भूरे रंग की जो परत आयरन ऑक्साइड की बन जाती है, जिसको हम जंग जो बोलते हैं। तो ये भी जो संचारण का एक उदाहरण है। अब जो अगर हम जंग की जब बात कर रहे हैं तो जंग लगने के लिए 3 शर्तें जो आवश्यक है। क्या क्या चीजें? लोहे की उपस्थिति होनी आवश्यक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और तीसरा नमी की उपस्थिति। ये तीनों कंडीशन जब होगी तभी जो लोहे पर जंग लगेगा। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप जो देख सकते हैं, जैसे कि हमने 3 परत नली ले ली। एक परत नली ए के अंदर हमने जो जल ले लिया, परत नली को आधा जल से भर करके साधारण जल लिया हुआ और उसमें लोहे की कील जो इस तरह से डाल दी कि वो जो कुछ भाग इसका बाहर है, कुछ जो अंदर है, और इसको कॉर्क से बंद कर दिया। दूसरी परत नली बी जो है उसके अंदर हमने जो उबला हुआ जल, आश्रित जल जो है उसको उबाल करके ले लिया, ताकि उस जल के अंदर अगर ऑक्सीजन घुली हुई है तो वो बाहर निकल जाए। और इसको जो अंदर लोहे की कील को हमने पूरी तरह से जो डुबा हुआ रखा है और उसके ऊपर तेल की कुछ बूंदे डाल दी, ताकि तेल की एक परत जो जल के ऊपर बन जाए, जो वायु को इस जल के अंदर घुलने से रोकने का काम करेगी। तीसरी परत नली के अंदर जो हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो लिया हुआ है, निर्जल जो कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो इस वायु के अंदर उपस्थित जो नमी है उस नमी को अपने अंदर अवशोषित जो कर लेगा। तो यहाँ की जो वायु होगी वो बिल्कुल शुष्क होगी, हवा के अंदर नमी बिल्कुल जो वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से तीसरी परत नली में शुष्क वायु है, साथ में लोहे की कील डाली हुई है। तो यहाँ पर वायु यानी कि ऑक्सीजन है प्लस लोहा है, लेकिन तीसरी चीज जो चाहिए जंग लगने के लिए नमी H2 वो जो इस हवा में नहीं है, इसलिए इस पर जंग जो नहीं लगेगा। सी परत नली जो होगी उसमें रखी कील जो उस पर जंग नहीं लगेगा। बी परत नली की बात करें तो यहाँ पर भी जो अगर हम देखें तो लोहा है, जल भी है, लेकिन ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमने उबाल कर जल में से निकाल दिया है और ये वायु भी यहाँ पर मिश्रित नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने बीच में तेल की परत लगा रखी है तो वायु को घुलने से रोक रही है। तो यहाँ पर वायु यानी ऑक्सीजन जो नहीं है, जिसकी वजह से इसमें भी जो लोहे पर जंग जो नहीं लगेगा, ऑक्सीजन की जो कमी। लेकिन यहाँ पर तीनों शर्तें पूरी हो रही है, लोहा भी जो है, जल भी जो इसको जो प्राप्त हो रहा है और ऑक्सीजन भी जो हवा के अंदर है। तो तीनों शर्तें जब पूरी हो जाएगी तब जो इस पर जंग लगेगा। इस तरह से ये परत नली जो है उसमें हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जंग लग जाएगा। तो ये संचारण की प्रक्रिया की वजह से बहुत जो नुकसान होता है। तो इससे बचने के जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इससे बचाव के उपाय, पहला या तो जो हम धातु की सतह पर रंग लगा देंगे या तेल या ग्रीस की एक जो परत जो उस धातु की सतह पर जो लगाकर उन संचारण से बचा सकते हैं। दूसरा है गैल्वेनीकरण या जिसको यशद लेपन कहा जाता है। अगर जो हम स्टील या लोहे की धातु जो है उसको जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो उस पर जो जस्ते की एक पतली सी परत जो चढ़ा दी जाती है और जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। जैसे पानी के हमारे लोहे की जो पाइप आते हैं वो हमको जो चमकीले दिखाई देते हैं, उस पर जस्ते की एक परत होती है। बाद में ये जस्ते की परत उतर भी जाएगी तब भी जो उस पर जंग जो नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो संचारण से बचाव के लिए यशद लेपन, जस्ते का जो उपयोग किया जा सकता है एक पतली परत चढ़ाकर। अगला है मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु बनाने से जो धातुओं के गुण जो उसके अंदर वांछित परिवर्तन जो हो जाएगा। तो मिश्र धातु या मिश्रातु जिन्हें कहा जाता है, तो जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को या हो सकता है जो धातु अधातुओं का जो है वो समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो इसी समांगी मिश्रण को नाम दिया जाता है मिश्रातु। जैसे कई सारी मिश्र धातु हम जो उपयोग में लेते हैं, जैसे स्टील, लोहे की बात करें
लोहा जो है वो दैनिक जीवन में हम जो है वो बहुत उपयोग में जो है वो लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोहा जो होता है वो प्राकृतिक रूप से जो मिल रहा है वो बिल्कुल नरम जो होता है, मुलायम जो वो रहता है, जो आसानी से जो गर्म करने पर खींचा जा सकता है। तो इसे मजबूत और कठोर बनाने के लिए इससे जो वो स्टील बनाया जाता है। तो इस लोहे के अंदर ही जो वो कार्बन 0.05% जो वो मिला दिया जाता है। धातु और अधातु मिला करके ये स्टील जो मिश्र धातु बनी है वो कठोर और मजबूत हो जाएगी। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोहे के अंदर निकल और क्रोमियम जो वो साथ में जो वो इसके मिला दिया जाता है। तो इससे बनी मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील होगी, जिस पर जो वो जंग कभी जो वो नहीं लगता और ये कठोर भी जो होगी। इस तरह से संचालन से बचाव हो जाएगा। फिर इसी तरह से जो वो इन मिश्र धातुओं का गुण है कि ये मिश्र धातु जो बनेगी इनका गलनांक और साथ ही साथ में विद्युत चालकता जो है वो उसके अवयवी धातु जिनसे वो मिलकर के बनी हुई है मिश्र धातु, उनसे जो वो उनकी विद्युत चालकता कम होगी, साथ ही साथ में उसका गलनांक जो वो कम होगा। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं हम कांसा और पीतल। ये पीतल और कांसा जो वो पीतल बनता है तांबा प्लस जस्ता को जोड़कर। तो तांबा विद्युत का सुचालक है, लेकिन पीतल जो होता है विद्युत का जो वो इतना अच्छे से जो वो चालन नहीं करेगा। कांसा ये भी जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक है, लेकिन कांसा जो है वो विद्युत जो है वो उसका सुचालक इतना नहीं है। तो इस तरह से मिश्र धातु जो है वो विद्युत चालक जो है वो उसकी कम हो जाएगी। इसी तरह से गलनांक इनका जो वो कम हो जाएगा। जैसे एक मिश्र धातु है सोल्डर वायर। तो ये सोल्डर वायर जो है सोल्डर तार, इसमें जो है वो सीसा और प्लस टीन इन दोनों की मिश्र धातु से इसको बनाया जाता है और इसका गलनांक कम होता है, जिसकी वजह से इसको जो है वो हम विद्युत परिपथ के अंदर जो है वो तारों को जोड़ने में इसका उपयोग जो है वो सोल्डर वायर का किया जाता है। फिर अमलगम जो है वो हम किसी भी पारे की मिश्र धातु बनती है। अगर पारा जो है एक अवयव है किसी भी मिश्र धातु का, तो उसको जो है वो उस मिश्र धातु को हम नाम देते हैं अमलगम। तो ये अमलगम जो है वो पारे, जब मिश्र धातु में एक अवयव मरकरी या पारा हो तो उसे अमलगम या पारे की मिश्र धातु कहेंगे। फिर शुद्ध सोना जो हमने सुना होगा, शुद्ध सोना जो सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं। 24 कैरेट जो शुद्ध सोना जो रहता है। लेकिन ये शुद्ध सोना जो मुलायम जो होता है और जिसकी वजह से इसको आभूषण बनाने में जो काम में नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए जो इसको कठोर बनाने के लिए, इसके गुण जो परिवर्तित करने के लिए इसमें जो कुछ दूसरी धातु जैसे कि तांबा या फिर जो चांदी जो मिलाई जाती है। तो हम जो लगभग भारत के अंदर 22 कैरेट जो गोल्ड है उसको जो आभूषण बनाने में काम में लेते हैं, जिसमें 24 भाग में से 22 भाग तो जो है वो सोने के होंगे और 2 भाग जो है वो चांदी या तांबा उसमें मिलाया जाता है, ताकि वो जो वो सोना कठोर हो जाए और आभूषण बनाने में जो वो काम में लिया जा सके। तो ये सारे जो थे वो हमारे जो धातु और अधातु लेसन जो इसके साथ ही समाप्त हुआ। अब हम जो आगे पढ़ेंगे कार्बन वाला पार्ट। थैंक यू बच्चों।